सायबर अवेअरनेससाठी ऑक्टोबर महिन्यात ही मोहीम राबवण्यास सांगितले आहे, ज्यात शहरासोबतच गाव पातळीवरही या मोहिमेत गावातील ग्रामपंचायत तसेच पोलीस स्टेशनही सक्रिय झाले आहेत. यवत तालुक्यात आज दिनांक 25 ऑक्टोबर रोजी यवत पोलीस स्टेशनमध्ये ही मोहीम राबवण्यात आली. यात संकल्पना ही पोलीस अधीक्षक पुणे ग्रामीणचे संदीप सिंह गिल व गणेश बिरादार हे अप्पर पोलीस अधीक्षक म्हणून बारामती विभाग पुणे ग्रामीण येथे कार्यरत आहेत यांनी केली. यांची होती तर हवेली विभाग पुणे ग्रामीण येथे कार्यरत असलेले उपविभागीय पोलीस अधिकारी सुनील कुमार पुजारी यांनी मार्गदर्शक म्हणून भूमिका बजावली. तर याचे आयोजक यवत पोलीस स्टेशनचे पोलीस निरीक्षक नारायण देशमुख यांनी केले व सायबर अवेअरनेस यात कशा प्रकारे आपण सतर्क राहून होणारे गुन्हे थांबवू शकतो व हा सायबर क्राईम हे का व कशा प्रकारे केले जातात यावर उपाय म्हणून आपण काय केले पाहिजे यावर मार्गदर्शन व सविस्तर माहिती ॲडव्होकेट पिंकी राजगुरू यांनी दिली. पाहूया याविषयी संपूर्ण माहिती व तीही सविस्तर. आपको ध्यान देने के लिए ताकि हम भी आपसे जुड़ सके. साइबर क्राइम आईटी एक्ट में आता है सबसे पहले, और जो है अभी इसमें बहुत ज़्यादा इसमें भी बदलाव हुए हैं, क्योंकि अभी साइबर क्राइम के अगर हम रिकॉर्ड देखें पिछले 20 का होता है, और आईटी एक्ट 66 से लेकर 67 में ज़्यादा हो रहे हैं. 66 में जैसे फिशिंग है, इसका डिटेल्स मैं आपको बता दूंगी. फिशिंग है, हनी ट्रैप है, साइबर बुलिंग है, साइबर अटैक है. और पहले लोग जो ओटीपी मांगते थे, अभी ऐसा नहीं है, क्योंकि जिस तरह से आप सतर्क हो गए हैं उसी तरह से जो क्रिमिनल हैं, जो साइबर क्राइम करते हैं, वो भी सतर्क हो गए हैं. अभी आपको ओटीपी देने की जरूरत नहीं है, आपका ओटीपी उनके साथ ऑटोमेटिकली चला जाता है. अब आप सोचेंगे ऐसा कैसे होता है. तो सबसे पहले तो एक फाइल होती है एपीके फाइल. एपीके फाइल अगर आपको व्हाट्सएप पे आ गई है और अगर आपने उसको ओपन कर लिया है एपीके फाइल को, तो सारा आपका जो डाटा है, आपके फोटोज हैं, आपकी डिटेल्स हैं, आपके फोन में जो ओटीपी आएगा वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे चला जाता है. फिर कई केसेस ऐसे आते हैं साइबर क्राइम पोर्टल पर कि हमने ओटीपी दिया नहीं, हमने कोई इन्फॉर्मेशन दी नहीं, हमने कोई फोटो शेयर किया नहीं, फिर भी जो दूसरे पर्सन है यानी कि जो क्रिमिनल है जिसने क्राइम किया है उसके पास ये कैसे चला गया. तो जैसे ही आप उस एपीके फाइल को क्लिक करते हैं, आपका सारा डिटेल्स वहां पे चला जाता है. आपने भी देखा होगा कई फाइल बार बार साइबर क्राइम का जो अवेयरनेस दे रहे हैं, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट के द्वारा हो या अदर्स के द्वारा हो, वो बोल रहे हैं कि कोई भी अनजानी फाइल को क्लिक एपीके फाइल खोलते हैं. इसको रोकेंगे कैसे, दूसरा पॉइंट है. इसको इस तरह से रोक सकते हैं कि जैसे मान लो आपने खोल भी ली है एपीके फाइल, तो आपके मोबाइल का डाटा एकदम से ऑफ कर दीजिए और उसको फ्लाइट मोड पे डाल दीजिए, ताकि जो डिटेल्स वो लेना चाहते हैं वो ना ले पाए. अब आप उसको चेक कैसे करेंगे कि किसी ने आपके फोन में ये जो फाइल है, ये जो एसएमएस का अपलोडिंग है, मैसेंजर है, कैसे यूज किया. तो आपके फोन में जैसे आप सेटिंग पे जाएंगे, ऐप करके एक मोड आता है, उस ऐप को क्लिक कीजिए. जितने भी ऐप को आपने परमिशन दे रखी है कि मेरे फोटोज को यूज करता है, जैसे इंस्टाग्राम को आप परमिशन देते हैं, कई बार दूसरे को देते हैं, फेसबुक को देते हैं, तो इस तरह से आपका जो है जितने ऐप यूज हो रहे हैं उसमें क्लियर आ जाएगा. लेकिन अगर अदर ऐप है, ये जो एपीके फाइल वाले होते हैं एसएमएस को जो है पास आउट करते हैं, फोटोज को नहीं करते. यानी कि आपके फोन में जब ओटीपी का एसएमएस आएगा ऑटोमेटिकली वहां पे पहुंच जाएगा. जब वो वहां पे पहुंच जाएगा वो आपके पैसे निकाल सकते हैं. तो इसी तरह से आपके फोन में अभी जो है, इसके बाद सेशन के बाद आपके फोन में जरूर चेक कीजिए कि कितने ऐप जो है अपलोड है और कितनों का आपने जो है जो दे रखा है परमिशन कि आपकी जो फोटोज है, आपके डिटेल्स है वहाँ पे जाए. आपके फोन में सेटिंग में एक ऐप है, ऐप को क्लिक करेंगे, वहाँ पे डिटेल्स आ जाएगा कितने ऐप अपलोड करें. ये है एपीके फाइल. दूसरी किसी को मैसेज करते हैं व्हाट्सएप पे, कुछ गालियाँ दे देते हैं, परेशान करते हैं, धमकी देते हैं, इसको साइबर बुलिंग बोलते हैं. तो किसी को भी परेशान करना, धमकी देना, गलत मैसेजेस भेजना, वो सारे साइबर बुलिंग में आते हैं. साइबर स्टॉकिंग ये है जिसके द्वारा साइबर जो अपराध हो रहे हैं किसी को साइबर के द्वारा यानी कि नेट के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा उस पर नजर रखना. अब कई बार आपने सोचा होगा कि मैंने कुछ डिटेल नहीं दी, उसके पास कैसे पहुंच गई.
जब भी आप अपनी सेल्फी क्लिक कर रहे हैं आपकी गाड़ी के पास, आपकी गाड़ी का नंबर पीछे शो हो रहा है, उसका कलर भी शो हो रहा है, और अगर आपकी गाड़ी का नंबर उसको मिल गया है तो अधिकतर जो आपको पता है अभी कितना फास्ट हो गया है सब कुछ, आपकी गाड़ी के नंबर के द्वारा आपकी डिटेल निकालना मुश्किल नहीं है। आपको लगता है मैंने किसी को नहीं बताया, लेकिन आपकी गाड़ी का नंबर आपके पीछे जब आप सेल्फी ले रहे हैं तो सारा डिटेल्स आ चुका है। ये भी आप भी उसके कहीं ना कहीं कारण होते हैं अवेयरनेस नहीं होने की। 66 आईटी का जो आईटी सेक्शन का जो है आईटी एक्ट का 66 सेक्शन है, ए बी सी ई ये सारी चीजें आते हैं। 67 में भी होता है। अब 67 क्या कहते हैं? गंदे गंदे मैसेजेस भेजना, गंदी तस्वीरें भेजना, या फिर कुछ गलत चीजें ऐसी भेजना जो तुम्हें नहीं आनी चाहिए, और उसके बाद आप कंप्लेन नहीं करते हो तो कंप्लेन तुरंत करनी चाहिए। अब आपको लगेगा कंप्लेन कहाँ करनी चाहिए, मान लो कोई लेडीज है वो बाहर नहीं जा सकती है या फिर पुलिस स्टेशन नहीं आ सकती है, तो आप ऑनलाइन कंप्लेन भी कर सकते हैं साइबर पोर्टल पर, या 1930 कॉन्टेक्ट नंबर है, वहाँ पे फोन कीजिए। हो सकता है कि वो बिजी नंबर है, क्योंकि ये पूरे देश में कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, तो पूरे देश का तो बिजी आ जाए तो उदास ना हो, अपने फोन में जाए, ठीक है। आप जो है साइबर क्राइम का पोर्टल ओपन करें, जैसे ओपन करेंगे आपको कंप्लेन बॉक्स आएगा, आप उसमें जो है अपनी कंप्लेन डाल सकते हैं। उसमें ये भी ऑप्शन होता है कि आप अपना नाम बताना चाहते हैं या नहीं बताना चाहते हैं इस कंप्लेन के, तो ये भी ऑप्शन है, आप बताना चाहते हैं बताइए, नहीं बताना चाहते हैं नहीं बताइए। हनी ट्रैप बोलते हैं, पहले जाल में फंसाते हैं किसी तरह से वीडियोस करके या परेशान करके, फिर जो है उससे पैसे ऐंठना, ये सारा हनी ट्रैप में आता है। साइबर बुलिंग में आपको जैसे है कोई गालियां दे रहा है, कोई परेशान कर रहा है, और अभी जो बॉम्बे हाई कोर्ट का अभी का जो जजमेंट आई थिंक 6 और 5 मंथ हुए हैं कि किसी को शाम को मैसेज भेजना कि तुम बहुत ब्यूटीफुल हो, बहुत सुंदर हो, एक लेडी को अगर उस लेडी को पसंद नहीं है तो भी ये एक साइबर क्राइम में ही इंक्लूडेड होगा। बेशक वो गाली नहीं दी, ये उसकी तारीफ की गई है, तो यहाँ पे भी वो साइबर क्राइम में ही इंक्लूडेड होगा। तो जिसको आप नहीं जानते हैं उसको बिल्कुल भी ऐसी फाइल जो है ओपन ना करें। अननोन वीडियो कॉल अगर आ रहा है, कॉलिंग आ रहा है, उसको ना उठाएं, क्योंकि हो सकता है वहाँ पे जो साइबर क्रिमिनल है वो आपका जो है वीडियो बना रहा है, बाद में आपको जो है वो आपको परेशान करे, आपसे पैसे ले। और काफी ऐसी घटनाएं हैं, सुसाइड तक केसेस पहुंचे हैं कि साइबर क्रिमिनल जो था पहले उसने पैसे लिए थोड़ा थोड़ा करके, उसके बाद उसको इतना परेशान किया कि फिर उसको सुसाइड तक करना पड़ा। और अगर कोई ब्लैकमेल कर भी रहा है, आपको हो सकता है गलती हो जाए आपसे, तो प्लीज जो आपकी चैटिंग है या फोन रिकॉर्डिंग है, अभी तो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस मान्य है पूरी तरह से, तो उसको आप रिकॉर्डिंग पे जरूर लें, चैटिंग का स्क्रीनशॉट जरूर लें, और जो है उसको ओरिजिनल कवरिंग पे रखें, ताकि जो जब आप केस भी करते कि मेरे साथ ऐसा ऐसा गलत हुआ था, तो वो आपको एज एन एविडेंस यूज हो सके। आपके फोन को रिकॉर्डिंग पे रखें अगर कोई ऐसा हो रहा है। और इसमें मेन चीज आपको बता देती हूँ कि भारत में डिजिटल अरेस्ट जैसा लीगल वर्ड नहीं है, हमारे कानून में डिजिटल अरेस्ट कोई नहीं है। और तो सबसे पहले तो आदमियों को ये देखना होगा कि एग्जैक्ट वो पर्सन है या नहीं है। उनका कोई ना कोई आईडी मांगे और आईडी पे क्वायरी करें कि एग्जैक्ट में ये पर्सन है या नहीं है, क्योंकि अगर कोई पर्सन हमसे कांटेक्ट करना चाहता है तो हमारा भी ये कहीं ना कहीं अधिकार बनता है कि हम उस आदमी के कांटेक्ट जो किया है उसका पूरा जानकारी हम दें, वो कहाँ रहती है, क्या नहीं करती है, कैसे नहीं, तो थोड़ा सा क्वायरी करके ही हम आगे बढ़ें तो हनी ट्रैप से बच सकते हैं। आता बरेचसे नंबर जे आहेत ना ते शासनानं दिलेले आहे, त्या अनुषंगाने जर तुम्ही त्याचा वापर केला तर आता सायबर फ्रॉड करता 1930 हा दिलेला आहे नंबर, महिलांच्या अत्याचाराकरता तो पण एक नंबर दिलेला आहे 1945। तर अशा पद्धतीने खूप नंबर दिलेले आहेत, त्याच्यावर पण तुम्ही कंप्लेंट जी आहे ना तुमची ती दाखल करू शकता। 1930 ला फोन केला, तुम्ही सांगितलं तर तुमचे पैसे जे दुसऱ्याच्या अकाउंटमध्ये गेलेले जरी असले तरी सीज होऊन जातात, तुमच्या अकाउंटमध्ये ते पैसे परत मिळतात तुम्हाला। पण याची मर्यादा आहे, तुम्ही म्हणले आज तुम्ही काही बघितलं नाही दुसऱ्या दिवशी तक्रार देतो म्हणलं तर होणार नाही। विदिन हाफ आवर मध्ये जर तुम्ही ही तक्रार तुमची 1930 ला नोंदवली, नक्कीच तुमचे पैसे तुम्हाला परत मिळणार आहे। एक केस को लेके सभी लेडीज के लिए और जेंट्स के लिए जरूरी है ये जानना
क्योंकि पहले जैसे 497 आईपीसी का था वो नहीं था, क्योंकि लिविंग रिलेशनशिप में जो शादीशुदा थे वो रह रहे थे। अभी जो है ध्यान दीजिए, लिविंग रिलेशनशिप इलीगल नहीं है, पहली बार रह सकते हैं। लेकिन एक और जब एक्सेप्टेशन आया है दिल्ली हाई कोर्ट का, वो ये है कि अगर किसी की वजह से मियाँ बीवी में लड़ाई होती है, ये थोड़ा सा लास्ट का वार्म ले सकते हैं, तो उसके ऊपर जो है वो सिविल केस डाल सकती है और उससे जुर्माना ले सकती है, यानी कि कॉम्पनसेशन ले सकती है। इसको कहते हैं एप्रिसिएशन ऑफ एलिनेशन, अफेक्शन ऑफ एलिनेशन। अध्यक्षतेखाली सायबर अवेअरनेसचा जो महिना चालू आहे त्याचा पत्रकार बांधव आणि पोलीस पाटील यांच्या उपस्थितीत कार्यक्रम घेण्यात आला। या ठिकाणी राजगुरू मॅडम, विधिज्ञ राजगुरू मॅडम यांनी त्यांचं सायबर अवेअरनेसच्या अनुषंगानं कशा घटना घडत आहेत, तर काय काय काळजी घेतली पाहिजे आणि त्याला कायद्याचं काय प्रावधान आहे याचं चांगल्या पद्धतीनं आपल्याला माहिती दिली। त्याचप्रमाणे सरांनी त्यांचे कायद्याच्या दृष्टिकोनातून भूगोल मार्गदर्शन अनुभवापासून सांगितलेले आहेत। या ठिकाणी आपण सर्वजण या कार्यक्रमाला उपस्थित राहिला त्याबद्दल आपल्या सर्वांचं पुणे ग्रामीण पोलीस दलातर्फे आभार व्यक्त करतो। मॅडमनी त्यांचा वेळात वेळ देऊन या ठिकाणी उपस्थित राहिल्या त्याबद्दल त्यांची आभार व्यक्त करतो आणि सर्वांच्या परवानगीने हा कार्यक्रम या ठिकाणी संपन्न झाला असं मी जाहीर करतो। धन्यवाद। सविस्तर माहिती धैर्यसिद्धीचे प्रतिनिधी यवतहून राजेंद्र काळभोर यांची। धन्यवाद।